हेलो, चलिए गुड इवनिंग, राधे राधे मयूरी अली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज लास्ट क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि आज की क्लास से रिलेट करने के लिए कल की क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो जॉब सबसे छोटी है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो जॉब उससे बड़ी है फिर उससे बड़ी है, इस सीक्वेंस में। और उसमें मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जब अराइवल टाइम दिया हो तब कैसे करेंगे, और अराइवल टाइम 0 हो तब कैसे करेंगे। अराइवल टाइम अगर 0 है इस तब तो फिर अगर इको हो रहा है राहुल तो एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करिए, अपने आप सही हो जाएगा। राइट नाउ अराइवल टाइम अगर दिया है तब हम कैसे करेंगे? तो अराइवल टाइम जैसे जैसे प्रोसेस आती जाती हैं, जो पहले प्रोसेस आई पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जब प्रोसेस वो खत्म हुई इसके बाद कितनी प्रोसेस आई हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूशन करेंगे। और अराइवल टाइम अगर नहीं दिया तो सारी प्रोसेस एक साथ आई हैं, जो सबसे छोटी है फिर उसके बाद इस तरह से हम करते रहेंगे। ठीक है, क्लास आपकी अभी अभी तुरंत स्टार्ट हुई है। राइट, अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया भी नहीं है, बस 2-3 मिनट पहले प्रीवियस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग। चलो जी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग क्या है? तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग में जैसे आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट थी वैसे ही है, लेकिन आपने देखा था कि अराइवल टाइम अगर सबका अलग अलग है तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बेचारी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, हम एवरेज टाइम को नहीं बचा पा रहे थे। तो अब उसका क्या इलाज है? हम एक काम कर सकते हैं कि हर सेकंड पे हम चेक करें क्या क्यू में कोई ऐसा तो नहीं जो उससे भी छोटा आ गया हो, क्यू में कोई ऐसा तो नहीं जो रन हो रहा है उससे छोटा आ गया हो, और इस तरह से हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कल क्लास नहीं होगी, ठीक है जी, ओके। बट इसके पहले शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के पहले मैं आपको बता दूं जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी। उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बेचारी लंबी जॉब है, जो बेचारी जिनका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, उनको तो सीपीयू कब मिलेगा पता ही नहीं है। इसका मतलब स्टारवेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में बनी हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम पूछना प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं चलो ठीक है, अभी इसी वजह से तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ कि जितने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ लो, जब मैं बोलूंगी ना कि आप क्लास आप बस पढ़ाने दीजिए उसके बाद। ठीक है, एनवीएस केवीएस का पीवाईक्यू करवाया है आपने? नहीं, आई गेस नहीं करवाया है मैंने, देखते हैं। हाँ अच्छा आइडिया दिया आपने, एक बार मैं एनवीएस और केवीएस का भी पीवाईक्यू देखती हूँ, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू होते हैं उसके भी। ठीक है, चलिए देखते हैं, एनवीएस और केवीएस का भी उसमें यूट्यूब पे करवाते हैं। ठीक है, चलो जी, तो आई होप यहां तक सब क्लियर है। इसके आगे हमें बढ़ना है नहीं, कल क्लास नहीं होगी चंदन, आज मतलब सैटरडे को है, उसके बाद फिर मंडे को होगी सीधा। डन, अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स, और फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फिर राउंड रॉबिन एंड खत्म। चलो तो आ जाओ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पे। ये एक प्रिमिटिव वर्जन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, कल मैंने प्रिमिटिव वर्ड समझाया था। ठीक है, हाँ कल जो क्वेश्चन दिया था वो आपको खुद से करना था। ठीक है, नाउ द सीपीयू मेरे पास तो वो क्वेश्चन भी नहीं है, और अगर आप चाहोगे तो उसका आंसर मैं बाद में बता सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास वो क्वेश्चन है भी नहीं, उसको मैंने प्रैक्टिस के लिए ही दिया था। ठीक है, सब होगा देवांशु, धीरे धीरे पहले पढ़ तो लो, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट करेंगे। राइट, चलिए डन। अब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत पूछना, अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है जी, अब लास्ट में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे हैं ना सब एकदम पेट में दबा के रखो, लास्ट में बात करेंगे इस पे। नाउ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपका प्रिमिटिव वर्जन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कल की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है।
सीपीयू जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग सीपीयू टाइम है बस उसी को एलोकेट किया जाता है। और ये पता कैसे किया जाता है, इसके लिए हम हर बार प्रोसेस रन करते हुए भी ताक झांक करते हैं रेडी क्यू में। हर बार हर सेकंड पे देखा जाता है कि कहीं कमरे में, जैसे अगर इंटरव्यू चल भी रहा है, जो पहले आ गया उसका इंटरव्यू तो स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन हर बार चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कोई छोटा आ गया हो जिसका इंटरव्यू रन हो रहा है, फिर उसको हटा के दूसरे वाले को ले आएंगे। हर बार ये करते हैं। इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद द शॉर्टर रिमेनिंग टाइम देन द करेंटली रनिंग प्रोसेस, द सीपीयू इज प्रिमिटेड। सीपीयू तुरंत स्विच करता है छोटी वाली पे, उसको हटा के। शॉर्ट प्रोसेसेस गेट फास्ट रिस्पॉन्स एंड कंप्लीशन। इसमें भी शॉर्ट प्रोसेस जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है उनको। मेन डिसएडवांटेज यही हो सकता है, क्योंकि बार बार अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे ही सीपीयू स्टार्ट किया, एक सेकंड बाद उससे भी छोटी प्रोसेस आ गई, उससे भी छोटी प्रोसेस आ गई, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% नहीं हो पाएगा और ओवरहेड क्रिएट होगा। एक्सेसिव स्विचिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन रिड्यूस कर रही है। कैन कॉज स्टारवेशन। अगर लॉन्ग प्रोसेसेस हैं तो वो बेचारी वेट ही करती रह जाएंगी, क्योंकि सब छोटों को टाइम मिल रहा है, राइट। तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहां पे भी होगा। ठीक है, चलो जी। नाउ इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं एसआरटीएफ प्रिमिटिव वर्जन। एक सेकेंड, इसको ना लेकर आते हैं पहले बोर्ड पे, फिर करते हैं। चलो जी, इसको इंसर्ट करते हैं बोर्ड पे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये आपका एग्जाम्पल है शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट का, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। नाउ हमारे पास क्या क्या दिया है, प्रोसेस दिया है, बस टाइम दिया है, अराइवल टाइम दिया है। अब सोचो अगर अराइवल टाइम सबका 0 होता, ठीक है, अराइवल टाइम सबका 0 होता, लॉजिक समझो। अगर यहां पे अराइवल टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर अराइवल टाइम सबका 0 होता तो क्या होगा, सारी प्रोसेस एक साथ आ गई हैं, तो जो प्रोसेस छोटी है उसको चूज करो और रन करना स्टार्ट करो। क्या प्रिमशन करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस है, किसका बस टाइम छोटा है, और उसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। अगर अराइवल टाइम 0 है सबका, तो इसका मतलब ये अगर अराइवल टाइम 0 है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह से। हमें जरूरत ही नहीं है प्रिमशन की, और अगर प्रिमशन की जरूरत नहीं है तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कैसे बन जाएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह। इसी वजह से यहां पे अराइवल टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं कादरी, अभी स्टार्ट ही हुआ है, बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं आप। नाउ अब इसका हम जैंट चार्ट बनाते हैं। कैसे रन होगा, कैसे क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले क्यू में कौन सी प्रोसेस आई है, राइट। तो अगर ध्यान से देखो तो अराइवल टाइम 0 किसका है, P3 का। तो सबसे पहले क्यू में कौन सी प्रोसेस है, P3 आ चुकी है, तो P3 को रन करना स्टार्ट कर देते हैं। 0 से 1 हर सेकंड पे हम चेक करेंगे कि क्यू में कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं आ गई जो इससे छोटी हो। 0 से 1 तक हमने P3 को रन किया, एक सेकंड बाद क्यूज में जाके चेक किया तो पता चला P5 भी आ चुका था, क्योंकि अगले सेकंड कौन आ चुका है, P5। और इतनी देर में P3 जो है 5 माइक्रोसेकंड बस टाइम था, लेकिन 1 माइक्रोसेकंड काम खत्म कर चुका है। अब इसका बस टाइम क्या हो चुका है, 4, राइट। और जो नई क्यू में नया प्रोसेस आया है उसका बस टाइम क्या है, उसका बस टाइम है 3। तो 4 तो ऑफकोर्स बड़ा है, तो जो रन कर रहा है उसको अभी 4 माइक्रोसेकंड चाहिए, जो आया है उसको सिर्फ 3 माइक्रोसेकंड चाहिए। तो तुरंत क्या होगा कि भाई जो आया है उसको रन करो
और P3 को क्यू में वापस भेजो। अब रन कौन करेगा? P5। P5 अगले सेकंड 1 सेकंड तक रन किया, तुरंत क्यू में चेक करेंगे कि फिर से चेक करिए कि कोई ऐसा तो नहीं कि दूसरे सेकंड कोई आया हो। यस, दूसरे सेकंड कौन आ चुका है? P1। और इसका टाइम कितना बचा है? 2, राइट। तो P1 का बस टाइम 8 है, कोई टेंशन नहीं है। P5 आगे एग्जीक्यूट करेगा, P5 आगे एग्जीक्यूट करेगा अगला सेकंड। और फिर 3 सेकंड बाद फिर से क्यू में जाओ और देखो क्या कोई नई प्रोसेस आई है? हाँ, एक नई प्रोसेस तीसरे सेकंड पे आई है जिसका नाम है P4। इसका बस टाइम 2 है, लेकिन उसके पहले 1 सेकंड और एग्जीक्यूट करके P5 का टाइम कितना बचा? बस टाइम कितना बचा है? 1। ठीक है, P5 का बस टाइम जब 1 बचा है तो अब क्या होगा? P4 को एग्जीक्यूट करेंगे या P5 को ही कंटिन्यू करेंगे? ऑफ कोर्स P5 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बस टाइम है 1, तो P5 ही कंटिन्यू होगा। और फिर चौथे सेकंड पे चेक करो, चौथे सेकंड पे चेक करो कि क्या कोई क्यू में आया है? नहीं आया। P5 की सेवा समाप्त हुई। P5 को अब यहां से जाना है, टर्मिनेट होना है। क्यू में कौन कौन है? क्यू में है P4, P3 और P1, राइट। चौथे सेकंड पे अगर ध्यान से देखो तो ये है और ये है। इन तीनों में छोटा कौन? तो इन तीनों में छोटा है P4। किसको लेकर आएंगे? P4 को। ठीक है, P4 को लेकर आएंगे। अब जब P4 को लेकर आए तो 1 सेकंड एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करो क्या क्यू में कोई आया है? नहीं आया। फिर P4 आगे एग्जीक्यूट होगा। अगले सेकंड एग्जीक्यूशन के बाद P4 1 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद 1 बचा। फिर जब अगला सेकंड P4 एग्जीक्यूट हो रहा है फिर से चेक करो क्यू में कोई आया है? यस, P2 आया है, लेकिन इसका बस टाइम कितना है? 4, और इतनी देर में इसकी सेवा भी समाप्त हो चुकी है। P4 का एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ 2 सेकंड ही था, 2 माइक्रो सेकंड। उसने अपनी सेवा भी समाप्त कर दी। अब उसको जरूरत ही नहीं है प्रेमशन की, वो तो टर्मिनेट होके चला गया। तो ये दोनों लोग तो टर्मिनेट हो गए, राइट। काम इन्होंने खत्म कर लिया अपना। क्यू में बचा कौन है? क्यू में एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा। अब आपके पास एक धर्म संकट ये आता है कि छठवें सेकंड पे एक प्रोसेस आई है जिसका बस टाइम कितना है? 4, और आपके पास क्यू में पहले भी एक प्रोसेस बची है जिसका बस टाइम है 4, राइट। तो अब आप मुझे बताएं इनमें से किसको रन करना चाहिए? तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट, जैसे ही ये दुविधा आए तुरंत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाओ। और मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, बस 1 सेकंड दे दीजिए। तुरंत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाइए। और पहले कौन आया था क्यू में? P3, तो P3 को रन करना स्टार्ट करिए। अब कौन रन होगा? P3, क्योंकि अब क्या कोई आ रहा है क्यू में? नहीं, जितने प्रोसेस से सब आ चुके हैं, तो हम हर सेकंड चेक नहीं करेंगे, मुझे आइडिया ऑलरेडी है। तो P3 रन करेगा 4 सेकंड और 6 4 10 पे ये बाहर निकलेगा। उसके बाद अब P3 भी खत्म हो चुका है। अब कौन बचा है? P2। P2 रन करना स्टार्ट करेगा और 10 सेकंड बाद, सॉरी 4 सेकंड बाद ये बाहर निकलेगा। और लास्ट में कौन बचा है? P1। कितने देर उसको चाहिए CPU? 8, तो 22। ठीक है। नाउ ये जो हर सेकंड मैंने एक 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 ऐसे किया है, आप इसको बस चेक भी कर सकते हो और इसको एक साथ ही लिख सकते हो। ये जो मैंने ऐसे अलग अलग दिखाया है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप एक बार भी हर सेकंड मन में चेक करो और फिर अगर कंटिन्यू हो रहा है तो करते रहो, अदरवाइज नहीं। तो कुल मिला के इस जैन चार्ट को हम ऐसे भी बना सकते थे। P3, देन P5, देन P4, then P3, then P2 and then P1, राइट। तो P3 0 से 1 और 1 से लेके 4 तक ये है, 4 से 6 तक ये है, देन 6 to 10 ये है, देन 10 to 14 ये है, एंड 14 to 22 ये है। इस तरह से भी हम बना सकते थे, राइट। सब रन हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? क्वांटम टाइम 1 से ज्यादा दे सकते हैं।
जैनाब, जूही बोलती हूँ। जूही, यहाँ पे क्वांटम टाइम की तो बात ही नहीं आई। क्वांटम टाइम की बात आती है बच्चे राउंड रॉबिन में, ठीक है। हाँ, बता रही हूँ फिर से, ठीक है। तो क्वांटम टाइम हम राउंड रॉबिन में डिसाइड करते हैं। यहां पे मैं हर बार क्यू में चेक करने जा रही हूं, राइट। यहां पे कोई क्वांटम टाइम नहीं दिया है कि हमें स्विच करना ही करना है। यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें हर 2 सेकंड पे, हर 1 सेकंड पे स्विच करना ही करना है, नहीं। हम चेक करने जा रहे हैं सिर्फ हर सेकंड पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी क्यू में कोई नया प्रोसेस आ गया हो और उसका बर्स्ट टाइम जो रनिंग प्रोसेस है उससे छोटा हो और वो क्यू में है तो उसको लेकर आएंगे। बस इसलिए हम हर बार चेक करने जाते हैं, राइट। नाउ SRTF में पर सेकंड चेक करना होता है, हाँ जी बिल्कुल। और क्या पूछा है आपने? रुक जाओ 2 मिनट, और ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्या है? मैम सीट ही नहीं आ रहा है, 25 है 11th। किसका सीट नहीं आ रहा है भाई? ओके, थैंक यू चंदन। आपसे बीपीएससी कौन कौन से? बीपीएससी का जो पहला पेपर था वो तो पूरा स्टैंड फाउंड्री से ही था, बट अब बीपीएससी थोड़ा चालाक हो गया है, तो अब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है कि उसी से पेपर सेट होता है। अब बीपीएससी अपने आप से भी क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। ओके, आई गेस मैंने सबका आंसर कर दिया। पर सेकंड चेक होता है, हाँ जी बिल्कुल। नाउ एक बार फिर से आप देख लो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब मैं इसको प्रेफर करूंगी, आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों ही सेम है। देखो हो ये रहा है कि यहां पे आपने देखो क्यू में, क्योंकि मैंने सिर्फ 6 सेकंड तक चेक किया, आगे देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि 6 सेकंड तक क्यू में कोई ना कोई आ रहा है, इस वजह से मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यू में कौन आया, तो ये देखो ये पहले आके बैठ गया। अब इसका टाइम कौन, मतलब इसका बस टाइम क्या है, कितनी देर सीपीयू चाहिए नहीं पता, जो पहले आया सीपीयू को अलोकेट कर दिया गया। 1 सेकंड बाद ऊपर जाके देखो क्या कोई दूसरा आ गया है, हाँ P5 आ गया है, और ये इससे छोटा है क्योंकि ये 1 सेकंड रन हो चुका, तो इसका टाइम क्वांटम बस टाइम कितना बचा है 4, तो इससे छोटा P5 आ गया, तो P5 को रन करना स्टार्ट किया। रन करते करते रेडी क्यू में भी नजर दौड़ाएंगे कि दूसरे सेकंड में कोई आया है क्या, हाँ दूसरे सेकंड में P1 आया, लेकिन इसका बस टाइम तो 8 है, तो इसी को कंटिन्यू करो। फिर अगले सेकंड, तीसरे सेकंड में भी देखो क्या कोई आया, क्योंकि 3 सेकंड इसको चलाना है, राइट। तो तीसरे सेकंड में भी देखो क्या कोई आया है क्या, हाँ तीसरे सेकंड में P4 आया है, लेकिन उतनी देर ये 2 सेकंड रन हो चुका है, बचा कितना है 1। तो एक काम करो, इसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि ये तो उससे बड़ा है, जो क्यू में आया है वो बड़ा है, तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और 3 सेकंड के बाद ये जब छोड़ेगा क्यू, उस टाइम पे चेक करेंगे कि चौथे सेकंड पे कौन कौन है। चौथे सेकंड में हमारे पास एक ये है एक ये है, तो इन दोनों में, और एक ये है एक ये है एक ये है, तो इन तीनों में कौन सबसे छोटा है P4, तो नेक्स्ट P4 को ले आओ। 5वें सेकंड में कोई आ रहा है नहीं, 6वें सेकंड में हाँ, लेकिन 6वें सेकंड में इनका काम भी खत्म हो गया, ये निकल गए, तो 6वें सेकंड में P2 है। अब आपके पास कौन कौन सी प्रोसेस है, P3 P2 P1, अब सारी प्रोसेस है, जिसको भी रन करना चाहे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे पहले P3 को रन करेंगे, फिर P2 को रन करेंगे, और फिर P1 को रन करेंगे, है ना, क्योंकि P3 पहले ही आया था बेचारा, ठीक है। ये सब अफवाहें हैं कि सिर्फ 25 सीट, कहाँ कौन सा डेटा आपने देखा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इन सब बातों पे मत रखिए, 25 सीट के लिए दोबारा एसेट होता ही नहीं, तो ये सब अभी भी वो है, मिथ है। जब तक फाइनल नहीं आ जाएगा डेटा तब तक ये सब बातें हैं, ठीक है। चलो इस पे फोकस कर लो फिलहाल। 25 सीट में आपको एक ही चाहिए, तो आप अपनी एक के लिए फाइट करो, अगर 25 भी हैं तो, वैसे 25 नहीं बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है। चलो हो गया, जैंट चार्ट समझ में आ गया, और अगर जैंट चार्ट समझ में आ गया तो मुझे बता दो वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सब बता दो। ये हो गया वेटिंग टाइम, यहां पे हमारा है रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड कंप्लीशन टाइम। चलो लाइन टेढ़ी खिंच गई है,
चलो अब बता दो, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड कंप्लीशन टाइम। P1 से स्टार्ट करो। P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा? P1 को सीपीयू मिला है 14 माइक्रो सेकेंड पे। P1 बेचारा आया कब है? दूसरे सेकेंड पे। तो कितनी देर P1 को वेट करना पड़ा? P1 को वेट करना पड़ा है 2 माइनस कर दो, 12 माइक्रो सेकेंड उसने वेट किया। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? ऑफ कोर्स 14, आया ही 2 सेकेंड लेट है, तो रिस्पॉन्स टाइम भी इसका क्या हो जाएगा? 12। टर्न अराउंड टाइम क्या है? तो टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, तो 12 8 20। कंप्लीशन टाइम P1 का है 22, क्योंकि उसमें अराइवल टाइम भी जोड़ेंगे। नेक्स्ट अगर P2 की बात करो तो P2 आया कब था? P2 आया है 6वें सेकेंड पे। सीपीयू कब मिला है इसको? 10वें सेकेंड पे। तो इसका मतलब सिर्फ 4 सेकेंड इसने वेट किया और फिर इसको सीपीयू मिल गया। काफी अच्छी किस्मत थी इसकी। रिस्पॉन्स टाइम भी ऑफ कोर्स P2 का सेम होगा। क्यों? क्योंकि 10वें सेकेंड पे आया है, सॉरी 6वें सेकेंड पे आया है और 10वें सेकेंड पे इसको सीपीयू मिला। टर्न अराउंड टाइम इसका होगा 4 और 4 8। और कंप्लीशन टाइम क्या है P2 का? 14। ठीक है। नेक्स्ट P3 की अगर हम बात करें तो P3 का वेटिंग टाइम 0। वेटिंग टाइम क्या है? सॉरी माय मिस्टेक। P3 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? 0। क्या जैसे ही वो आया तुरंत सीपीयू मिल गया, तो रिस्पॉन्स टाइम तो 0 हुआ। लेकिन P3 को क्या वेट करना पड़ा? जी हाँ। कब वेट करना पड़ा? आप देखो, P3 बेचारा 1 सेकेंड यहां रन किया और उसके बाद यहां से लेके और यहां तक P3 को सीपीयू ही नहीं मिला। P5 और P4 अभी बचा हुआ है बेचारा, बट पहले P5 ने काम कंप्लीट किया, फिर P4 ने कंप्लीट किया, फिर P3 को। तो ये जो टाइम था, ये टाइम P3 ने क्या किया है? वेट किया है। तो कितनी देर हो गई? 3 सेकेंड ये और 2 सेकेंड ये, तो 5 माइक्रो सेकेंड P3 ने वेट किया है। आया कब था बेचारा? 0th पे। और वेट कितना करना पड़ा उसको? 5 माइक्रो सेकेंड, है ना? क्योंकि इसके बीच में आप देखो किसने किसने अपनी जॉब कंप्लीट की है? P5 और P4 ने। तो कितना वेट हुआ? 5। अब इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? 9, राइट? और P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 10। कंप्लीशन टाइम क्या है P3 का? 10। ठीक है। नहीं, टर्न अराउंड टाइम भी 9 है, मैंने गलती से, ये 5 है। ठीक है, 10। टर्न अराउंड टाइम भी 5 है, क्योंकि 5 है ये, है ना? मैंने गलती से 4 पढ़ दिया था। ये क्या है? रिस्पॉन्स टाइम इक्वल्स ST क्या है? स्टार्ट टाइम। हाँ, स्टार्ट टाइम बोल सकते हो कि कब उसने स्टार्ट किया, कब पहली बार उसको सीपीयू कब मिला, उसको आप ये बोल सकते हैं। वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? देखो, वेटिंग टाइम का मतलब है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कितनी देर उसको वेट करना पड़ा, राइट? यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोसेस P3 आया था 0 टाइम पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है? 10, है ना? 0 पे आया था, 10 इसका टर्न अराउंड टाइम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बस टाइम कितना है? 5। तो जब 5 सेकंड सीपीयू मिला उसको, तो ये 10 सेकंड पे क्यों खत्म हो रहा है? इसका मतलब 5 सेकंड उसने वेट भी किया है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि 5 सेकंड कब वेट किया उसने जब P5 और P4 बीच में चल रहे थे, उस टाइम पे वो वेट कर रहा था, है ना? कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वजह से वेट किया इसने 5 सेकंड। सीपीयू भले ही आते ही इसको मिल गया था, पहली बार सीपीयू आते ही मिल गया था, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम इसका 0 है। ठीक है। नाउ P4 की बात करते हैं। P4 का रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम क्या है? P4 कहां पे स्टार्ट हुआ? यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे यहां पे खत्म हो गया। और आया कब था P4? तीसरे सेकंड पे। सीपीयू मिल गया इसको चौथे सेकंड पे। इसका मतलब इसने सिर्फ 1 सेकंड वेट किया है, इसका रिस्पॉन्स टाइम भी क्या हो जाएगा? 1, है ना? क्योंकि 1 सेकंड वेट करने के
तुरंत बाद ही उसको रिस्पॉन्स मिल गया। नाउ टर्न अराउंड टाइम 2 + 1 3, 2 + 1 3, और P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है 6, क्योंकि इसमें अराइवल टाइम भी जुड़ जाता है। P5 का अराइवल टाइम क्या है 1, और इसको सीपीयू कब मिला तुरंत, तो क्या इसको वेट करना पड़ा क्या, जैसे ही आया तुरंत सीपीयू मिल गया ना, तो P5 का वेटिंग टाइम क्या होगा 0, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा 0, टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 सेकेंड पे आया है 3 सेकेंड पे कंप्लीट हुआ है, तो जितना इसका बस टाइम है 3, राइट, सॉरी कंप्लीट हुआ है आपका P5 चौथे सेकंड पे, तो और 1 सेकंड बाद आया है, तो 3 टर्न अराउंड टाइम एंड कंप्लीशन टाइम हो जाएगा इसका 4। ठीक है जी। P3 का वेट समझ नहीं आया। अच्छा देखो P3 ने क्या एक बार में अपना कंप्लीशन कंप्लीट कर लिया, आप मुझे बताएं, क्या P3 ने एक बार में अपना काम कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल नहीं, बेचारा 1 सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आ गया था, तो इसको बोला चलो ठीक है तुम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, राइट, यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, 1 सेकंड बाद उससे बोला गया क्यू में तुमसे भी छोटा एक आ गया है, क्योंकि इसका बस टाइम क्या था 5, 1 सेकंड बाद कितना रह गया 4, उससे बोला गया नहीं P5 आ चुका है जो कि तुमसे भी छोटा है, तो एक काम करो तुम थोड़ी देर वेट कर लो क्यू में, बाद में आना, और अभी फिलहाल P5 आएगा। ठीक है जी। जब P5 बेचारा रन कर रहा था उस टाइम पे देखो P4 भी, क्योंकि तीसरे सेकंड में P4 भी आ गया, अब ये इससे भी छोटा है, तो अब क्यू में आपके पास P4 है, P3 है और P1 है, तो अब बोला गया कि P4 आ गया है भाई, P3 तुमसे छोटा है, P4 भी, तो उतनी देर भी तुमको वेट करना पड़ेगा, तो जितनी देर P5 रन किया तब भी उसने वेट किया, जितनी देर P4 रन किया तब भी उसने वेट किया, उसके बाद फिर देखो नंबर आया है P3 का, P5 और P4 के बाद, तो जब तक ये रन कर रहे थे तब तक P3 क्या कर रहा था, घुइयां छील रहा था, वेट कर रहा था, राइट, तो 5 माइक्रो सेकेंड उसने वेट किया है। अब समझ में आ गया टंडन, अब समझ में आ गया कि P3 ने वेट कब किया, हाँ जी बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो फंस जाओगे, जल्दी से बता दो, ये समझ में आ गया, यहाँ होता है अरबी, ठीक है, चलो, जिसके पास कोई काम नहीं वो उसके लिए बोल देते हैं, चलो ठीक है, डन। नाउ अगर अब आपसे एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाए क्या हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 और 4 20, एक 21, एक 22, 22 डिवाइडेड बाय 5, तो 4.4, ठीक है, चलो, अब मुझे लगता है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखो हर सेकंड चेक करो कि जो काम कर रहे हो क्या उससे भी छोटा काम क्यू में आ गया है कि नहीं, और हर सेकंड जब 1 सेकंड बीत गया तो आपका काम अगर 5 था तो 4 हो चुका है इस समय, है ना, तो 5 से नहीं कंपेयर करना है, 1 सेकंड बाद ये 4 हो चुका है, तो इस 4 से कंपेयर करना है, ठीक है, फिर अगले सेकंड वो 3 हो जाएगा, फिर उससे कंपेयर करना है, ठीक है जी, चलो, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिदम पे चलते हैं जो कि है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। नाउ वहां पे भी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम, राइट, नेक्स्ट जो आपकी एल्गोरिदम है वो है राउंड रॉबिन। अब जो टाइम क्वांटम की बात कर रहे थे ना आप, वो यहाँ पे आता है कि भाई अभी तक क्या हो रहा था कि जो लॉन्ग प्रोसेस है, पहले हमने पढ़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आया उसको पहले वरीयता मिलेगी, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, बट इससे भी प्रॉब्लम हो रही है भाई, लोग जिनको कम काम करना है उनका वेटिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की भाई जो छोटे छोटे जॉब है पहले उनको निपटा लिए जाए, उसके बाद बड़े को किया जाए, और इस चक्कर में बेचारा बड़ा वाला पिस जा रहा है,
है ना, कि उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, सीपीयू ही नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है स्टारवेशन पता ही नहीं कब मिले। नाउ अब जो नेक्स्ट आता है वो फेयर गेम खेलता है, राइट, विच इज राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। राउंड रॉबिन में हम क्या करते हैं कि चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा, उसको हम एक टाइम क्वांटम बना दिया हमने कि हर 2-2 सेकेंड, हर 4-4 सेकेंड पे सीपीयू स्विच होकर उसको मिलेगा ही, राइट। इसमें एक कमी है कि हर 4 सेकेंड बाद स्विचिंग में टाइम लग रहा है, तो स्विचिंग ओवरहेड या कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है राउंड रॉबिन में। लेकिन हाँ, फेयरनेस 100% है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है, सबको बराबर टाइम दिया जाता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने बहुत छोटा टाइम क्वांटम रख दिया कि हर सेकंड सीपीयू स्विच करेगा, तब तो काम छोड़ ही दो, सीपीयू सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग ही करता रह जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। और एक चीज और, अगर आपने बहुत बड़ा टाइम क्वांटम रख दिया कि नहीं सीपीयू हर 10 मिनट बाद स्विच करेगा, तो जो प्रोसेस है, मान लीजिए उस प्रोसेस को सिर्फ 5 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए था, 10 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए था, 20 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए था, और आपने बोला कि नहीं नहीं हर प्रोसेस को हम 20-20 सेकंड पे, मतलब जो टाइम क्वांटम है वो 20 सेकंड का है, तो आपको नहीं लगता जॉब जब आ रही है तब उनको सीपीयू मिल रहा है और उसके बाद वो जा रही है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली फीलिंग आ रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली फीलिंग आएगी अगर आपने टाइम क्वांटम बड़ा रख दिया तो। समझ रहे हो कि टाइम बीत ही नहीं रहा है कि उनका काम खत्म, टाइम क्वांटम खत्म ही नहीं हो पा रहा है, उसके पहले ही उनका काम खत्म, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बन जा रहा है, ठीक है। स्टारवेशन मतलब भूखों मरना, खाना मिलेगा लेकिन कब मिलेगा ये नहीं पता, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। डेडलॉक मतलब होता है कि हम एकदम तय हो गया कि अब तो मरोगे ही मरोगे, अब कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्टारवेशन मतलब मिलेगा मिलेगा मिलेगा, एक होप, जैसे आपका बीपीएससी स्टारवेशन की कंडीशन में आप सब हो, जैसे नहीं भूखे भेड़िया बन चुके हो। चलो, round robin scheduling. Round robin is a primitive cpu scheduling algorithm used in time sharing system. Of course primitive यूज वर्ड है, अब हम प्रिमिटिव पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी ही होगी। यहाँ पे हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम क्वांटम मिलता है, सिमिलर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह, लेकिन जब हमने ये कह दिया कि हर 2-2 सेकेंड पे सबको सर्व किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स फेयरली सर्व होगा, ठीक है। इफ अ प्रोसेस डज नॉट फिनिश विद इन द क्वांटम इट इज प्रिमिटेड एंड मूव टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। अगर जैसे मान लो 2 सेकेंड आपको मिला, 2 सेकेंड आपके लिए जरूरी कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक काम करो क्यू में जाके वेट करो, फिर से आपका नंबर आएगा तो फिर से आपको सीपीयू मिल जाएगा, ठीक है। बस यही लाइन ये कहना चाह रहे हैं। द रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज अ सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू की तरह ट्रीट किया जाता है, ये नहीं कि एक बार एंड पे पहुंच गए तो पहली वाली पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इट इज फेयर एंड स्टारवेशन फ्री, सबको मौका मिलेगा, किसी प्रकार का स्टारवेशन नहीं होने पाएगा। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, तो अगेन बताया कि बार बार स्विचिंग करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड हो जाएगा, और अगर बहुत स्मॉल आपका टाइम क्वांटम है तो 1 सेकेंड में बेचारा क्या ही, मान लो 1 सेकेंड का टाइम क्वांटम रख दिया तो 1 सेकेंड में क्या ही कर पाएगा, राइट। और फिर अगली प्रोसेस पे स्विच हो गया, फिर अगली, तो थ्रूपुट उसका कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा हर प्रोसेस का, मान लो हर प्रोसेस को ज्यादा देर के लिए सीपीयू चाहिए तो वेट ज्यादा करना पड़ सकता है, और रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। लार्ज टाइम क्वांटम मेक्स इट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर टाइम क्वांटम बड़ा है तो ये कैसे बिहेव करने लगेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह, ठीक है। हाँ जी, लॉन्ग टाइम वेटिंग बोल सकते हैं या इनडेफिनेट टाइम वेटिंग, ठीक है। नाउ here process burst time is given with time quantum 2 ms, और उसके बाद अब आपको इसको करना है, चलिए नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके लिए ये आसान किया गया है, यहाँ पे अराइवल टाइम 0 करके, ठीक है। इंसर्ट,
चलो जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपके पास प्रोसेसेस गिवन है, उनका बस टाइम गिवन है, सबका अराइवल टाइम 0 है, टाइम क्वांटम 2 माइक्रोसेकंड का है। और अब आपको बताना है अगर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आप यूज करते हैं तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड कंप्लीशन टाइम क्या होगा। चलो यहाँ पे एक रेडी क्यू भी हम मेंटेन करते हैं, तो एक रेडी क्यू भी मेंटेन करेंगे और साथ साथ हम यहाँ पे जैंट चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले कौन सी प्रोसेस है, 2-2 माइक्रोसेकंड मुझे सबको देना है। तो सबसे पहले क्यू में आपकी P1, P2, P3, P4 सारी प्रोसेसेस हैं। P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है एंड P4 भी है ना, क्यू में सारी प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम किस प्रोसेस को लेकर आएंगे, P1 को। तो P1 को लेकर आइए। ठीक है, P1 को लेकर आए। P1 को कितनी देर सीपीयू चाहिए, 4 माइक्रोसेकंड। हमने दिया कितनी बार, सिर्फ पहले 2 माइक्रोसेकंड। क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है कि टाइम क्वांटम सिर्फ 2 माइक्रोसेकंड का है, कि सबको 2 माइक्रोसेकंड, हाँ मिली सेकंड, माइक्रोसेकंड कुछ भी, माइक्रोसेकंड ज्यादा सही है। ठीक है, तो 2 सेकंड ही बोल लो, जरूरी है मिली माइक्रो। तो 2 सेकंड सबको मिलना है। ठीक है, तो 2 सेकंड इसको मिल गया। नाउ ये कितना बचा, 2। अब इससे सीपीयू ले लिया जाएगा और इसको फिर से क्यू में भेजेंगे, और जब क्यू में भेजेंगे तो ये दोबारा यहीं पे नहीं आएगा, अब P4 के आगे, क्योंकि क्यू क्या है, सर्कुलर, तो यहां पे हमने P लगा दिया। नेक्स्ट अब फिर से कौन आएगा, P2 को लेकर आऊं। अब क्यू में कौन आ चुका है, P2 आ चुका है। P2 को कितनी देर के लिए चाहिए, सॉरी, हाँ P2 को कितनी देर के लिए चाहिए, 5 सेकंड के लिए, लेकिन हम देंगे कितना, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। ठीक है, 2 माइक्रोसेकंड कंप्लीट होने के बाद P2 से भी इसको छीना जाएगा और किसको दिया जाएगा, P3 को, और P2 को वापस हम क्यू में रख देंगे कंटेक्स्ट स्विच करके। किसको लेकर आए, P3 को। P3 को कितनी देर चाहिए, 3 सेकंड, लेकिन देंगे कितना हम, ओनली 2, तो ये हो जाएगा 6। नाउ P3 को वापस भेजो और किसको लेकर आओ, P4 को। P4 को लेकर आए। P4 को कितनी देर चाहिए, 6, लेकिन देंगे हम सिर्फ 2। नाउ नेक्स्ट अब कौन सी प्रोसेस, P4 को वापस भेजो क्यू में, और नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस आएगी, अगेन P1। P1 को कितनी देर सीपीयू चाहिए, 2 सेकेंड ही चाहिए, 2 माइक्रोसेकंड, और 2 माइक्रोसेकंड ही हम इसको दे रहे हैं। तो क्या P1 वापस क्यू में जाएगी, नहीं, अब ये राम राम कह के यहां से बाहर चली जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, P1 का काम हो गया खत्म। फिर कौन आया, P2। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं, डायरेक्ट P2 को लेकर आओ, क्योंकि P1 का काम खत्म हो चुका है। जब P2 को लेकर आए, 2 सेकंड देंगे, इसके पास कितना बचा, 1, 10 2 12। नेक्स्ट अब कंटेक्स्ट स्विच करके P2 जाएगा क्यू में, आएगा कौन, P3। P3 को कितना चाहिए, 1, हम 2 देना चाहते हैं, बट वो कहता है नहीं मुझे, मेरा 1 में काम हो रहा है, तो क्यों जबरदस्ती 2 दें, जल्दी से ये काम खत्म करेगा और निकलेगा। P3 का काम 1 माइक्रोसेकंड में हो गया, तो 1 हो गया। नेक्स्ट P3 भी अब राम राम बोल चुका है, जा चुका है ना, P3 का भी काम हो चुका है। नाउ अब कौन है हमारा, हमारे पास कौन आएगा, P4। P4 के को कितना चाहिए, 2, 4, लेकिन हम देंगे कितना, 2, P4। नाउ P4 13 2 15, अभी इसका काम बचा हुआ है, तो ये वापस क्यू में फिर से जाएगा, और कौन आएगा क्यू में, मतलब रनिंग कंडीशन में कौन आएगा, P2 को कितना चाहिए था, 1, तो 1 सेकेंड देके इसका काम खत्म किया, हो गया 16। नाउ नेक्स्ट कौन है, अब सिर्फ P4 ही बचा है, तो जितना भी टाइम होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी नहीं, P4 को जितना टाइम चाहिए
वो अपना कंप्लीट करेगा 16, 17, 18। ठीक है, अगर इसको 3 सेकंड चाहिए होता तो 3 सेकंड भी हम दे देते कि ठीक है, अब कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं, सब अपना काम कंप्लीट कर चुके, तुम कर लो अपना। ठीक है, हो चुका, खत्म। ठीक है, चलो नाउ एक बार फिर से बता दिया जाए, या समझ में आ गया ये? एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, या समझ में आ गया? बता दो। जल्दी से बता दें, ये समझ में आ गया? क्लियर है? चलो जी, वेरी गुड। जिसका सबको 2-2 सेकंड देना है, जिसका काम खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल क्यू से बाहर जाएगा, अदरवाइज उसको वापस में क्यू में रख देना है। ठीक है, अब मुझे बताएं, यहां पे रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम आपका अलग अलग आ सकता है, जैसे कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में आया था ना, वैसे यहां पे भी आ सकता है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम सेम होगा, क्योंकि क्या सेम है आपका? अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। चलो ये 3 चीजें बता दो इन चारों प्रोसेस की। सबसे पहले P1 की बात करेंगे। P1 जैसे ही आया उसको सीपीयू मिल गया, क्या उसको वेट करना पड़ा? हाँ, ऐसा तो है नहीं कि P1 को वेट नहीं करना पड़ा, सीपीयू भले मिल गया था उसको, लेकिन क्या पूरा काम कंप्लीट करने दिया गया? नहीं, काम बेचारे ने यहां आके पूरा कंप्लीट किया है। इतनी देर जब तक P2, P3, P4 रन कर रहे थे, वो बेचारा वेट कर रहा था। तो वेटिंग टाइम तो 0 नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम इसका जरूर 0 हो गया है। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? तो वेटिंग टाइम P1 का अगर यहां से जैंट चार्ट से निकालना चाहो वैसे भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकालना चाहो वैसे भी निकाल सकते हो। देखो पहले जैंट चार्ट से देखते हैं। P1 यहाँ पे 2 सेकेंड एग्जीक्यूट किया इसने, ठीक है, टोटल चाहिए था इसको 4, 2 सेकेंड यहाँ एग्जीक्यूट किया। फिर यहां से लेके यहां तक देखें इसने वेट किया है, तो 2 सेकेंड यहाँ वेट किया, 2 सेकेंड यहाँ वेट किया, 2 सेकेंड यहाँ वेट किया। टोटल वेट कितना किया है इसने? टोटल 6 सेकेंड इसने वेट किया है, राइट? टोटल 6 सेकेंड वेट किया है। और टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है? 10 है ना, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीट कब हो रहा है ये? 10th सेकेंड पे, 10th माइक्रो सेकेंड पे। तो टर्न अराउंड टाइम इसका हो गया 10। और अगर मेरे पास टर्न अराउंड टाइम है और मेरे पास बर्स्ट टाइम है, तो क्या मैं वेटिंग टाइम निकाल सकती हूँ? यस, 10 माइनस 4 कर दो, क्या आएगा? 6। तो चाहे आप जैंट चार्ट से देख के निकालो, या फिर चाहे आपके पास टर्न अराउंड टाइम है उसको बर्स्ट टाइम से माइनस करके निकालो, आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा, देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या किया जा सकता है, ये दिया आपको और आपसे सिंपल पूछा कि कौन सी प्रोसेस सबसे पहले अपना काम खत्म करेगी। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सी प्रोसेस सबसे पहले, किस प्रोसेस ने सबसे पहले अपना काम खत्म किया है? तो P1, P2, P3, P4, फिर P1, उसके बाद P1 दिख रहा है? नहीं, उसके बाद P2, P3, P4 दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, P1। किस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस सबसे बाद में अपना काम खत्म करेगी? तो यहाँ पे P4 सबसे बाद में अपना काम खत्म कर रही है, राइट? सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा, राइट? या फिर आपसे टर्न अराउंड टाइम 10 कैसे आया? आप देखो ये प्रोसेस कब आया है क्यू में? तो ये प्रोसेस आया है 0th टाइम पे। इसका काम कब खत्म हुआ है? 10th टाइम पे। अब ये जो जैंट चार्ट बनाते हैं इसका कुछ तो उपयोग करेंगे ना, तो यहां से हमें मिलता है कंप्लीशन टाइम, कि ये प्रोसेस कंप्लीट कब हुई? 10th सेकेंड में ये कंप्लीट हुई है। इसका अराइवल टाइम कितना है? 0। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम जब माइनस करते हैं तो वही टर्न अराउंड टाइम आता है। इसीलिए तो मैंने बोला जब अराइवल टाइम 0 है उस केस में कंप्लीशन और टर्न अराउंड दोनों सेम हो जाते हैं, राइट? तो 10 यहां से आ गया, ठीक है। यहां पे कंप्लीशन और टर्न अराउंड सबका सेम ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि अराइवल टाइम 0 है। ठीक है जी, चलो नाउ P2 की बात करते हैं। P2 में का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? क्योंकि आया तो वो 0th सेकेंड पे ही है। सीपीयू कब मिला है इसको?
दूसरे सेकंड में, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या होगा 2। लेकिन क्या वेटिंग टाइम भी 2 ही है बेचारे का? नहीं, जाके देखो यहाँ जाके कंप्लीट हुआ है ये। इसका मतलब बीच बीच में उसको प्रोसेस भर सीपीयू जरूर मिला है, बट वेट उसको ज्यादा करना पड़ा। अगर यहां से देखेंगे 2 सेकंड यहाँ वेट किया इसने, फिर 2 सेकंड यहाँ वेट किया, 2 सेकंड यहाँ वेट किया, तो 6 सेकंड तो यहाँ वेट किया। यहाँ पे भी 2 सेकंड इसने वेट किया है। क्यों? क्योंकि P1 जब तक रन कर रहा था, आया तो सेम टाइम पे है ना, जब तक P1 रन कर रहा था तब तक इसको सीपीयू नहीं मिला था, तो 2 सेकंड ये भी इसका वेट ही है, राइट। जब रिस्पॉन्स टाइम है वो तो ऐड होगा ही वेटिंग में, तो 2 सेकंड ये भी इसने वेट किया, 6 सेकंड यहाँ वेट किया। इसके बाद अगर यहाँ पे देखो 1 सेकंड ये और 2 सेकंड ये, 3 सेकंड ये भी इसका वेटिंग में ही है, राइट। तो क्या हो जाएगा 6 2 8, 8 और 3 11, 11 सेकंड टोटल इसने वेट किया। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करते हैं। खत्म कब हुआ है ये? 16 पे, है ना। और तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा 16। कितनी देर चला है ये? 5 माइक्रोसेकंड। तो 16 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 11। आ गया फॉर्मूले से भी? ठीक है जी, चलो। नाउ P3, P3 का टर्न अराउंड टाइम बता दीजिए। P3 कब खत्म हुआ है? 13th पे, तो कोई अराइवल है ही नहीं, तो P3 का टर्न अराउंड टाइम है 13। ओके, जैसे ही मुझे टर्न अराउंड टाइम 13 मिला, बिना इस चार्ट को देखे 13 माइनस 3 10 हो जाएगा इसका वेटिंग टाइम। गॉट माई पॉइंट। और उसके बाद क्योंकि सबका अराइवल टाइम इक्वल है, तो पहले P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, तो इसका अगर रिस्पॉन्स टाइम निकालना चाहें तो इन दोनों के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे 2 2 4, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स टाइम इसका 4। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल। देखो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम कितना दिया है 0, कंप्लीशन टाइम हमको कहां से मिल रहा है? यहाँ से। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 16। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम मेरे पास कितना आ गया 16। और मुझे पता है कि वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम इक्वल्स टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है 16, बर्स्ट टाइम कितना है 5, तो 16 में से 5 गए, कितना आ जाएगा 11। ऐसे निकाला गया। हाँ, इसमें सबका अराइवल टाइम 0 है, इसीलिए तो मैंने बोला टर्न अराउंड इक्वल्स कंप्लीशन टाइम। तो यहां से मुझे टर्न अराउंड टाइम मिल जा रहा है, और जैसे ही टर्न अराउंड टाइम मिलेगा हम तुरंत इसको यहां पे रखेंगे। बस टाइम हमें ऑलरेडी पता है, वेटिंग टाइम निकल आएगा। ठीक है जूही? ठीक है, चलो जी। नाउ इसीलिए मैंने बोला था जो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताए हैं ना, उनको प्लीज एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें सबका फॉर्मूला भी है और सारी चीजें हैं, राइट। नाउ किसका बचा है? P4। P4 का टर्न अराउंड टाइम साफ साफ दिख रहा है 18, क्योंकि कंप्लीशन टाइम इस समय इक्वल ही है, 0 है अराइवल टाइम, तो 18। जैसे ही 18 आया, 6 से माइनस करके क्या आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा? 18 में से 6 गया, कितना बचेगा 12, राइट। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे? तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा यहां से देख सकते हैं, P4 कब रिस्पॉन्स हुआ है? 6 सेकेंड पे, दिस वन, राइट। चलो जी, ये अब समझ में आ गया। और अगर आप यहां से भी देखना चाहो कि वेटिंग टाइम 12 कैसे है P4 का, तो देखो यहां से लेके यहां तक कितनी देर इसने वेट किया है? 6 सेकेंड, है ना। उसके बाद बेचारे को सीपीयू मिला, फिर यहां से लेके यहां तक इसने वेट किया, 2 2 4 1 5, 5 सेकेंड यहां वेट कर लिया। फिर P4 को सीपीयू मिला, लेकिन 2 सेकेंड इसको 15 से 16, 1 सेकेंड यहां पे भी वेट करना पड़ गया। तो अब जोड़ लो, 6 5 11 1 12, 12 सेकेंड इसने वेट किया है, राइट। और ये सारी चीजें हम कहां पे, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सारे फॉर्मूले मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। कहाँ है? एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा।
नोट्स में भी है ये सारे फॉर्मूले, प्लीज इसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। ये देखो, सी बस टाइम का फॉर्मूला, अराइवल टाइम इक्वल्स कंप्लीशन टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम को इधर कर दो, अराइवल टाइम को उधर कर दो, एक फॉर्मूला और बन गया कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट। 2-3 फॉर्मूले याद करोगे, बाकी सब की जरूरत भी नहीं है। अराइवल टाइम अगर 0 है तो कंप्लीशन टाइम माइनस वेटिंग टाइम करो, अगर अराइवल टाइम गिवन है तो टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम करो, बस टाइम निकल आएगा। और अगर टर्न अराउंड टाइम से बस टाइम माइनस कर दोगे तो वेटिंग टाइम निकल आएगा आपका। इसी तरह से रिस्पॉन्स टाइम में जब पहली बार सीपीयू एलोकेट हुआ उससे माइनस कर दो आपका अराइवल टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। तो ये सारे टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 1-2 फॉर्मूला आपने टर्न अराउंड का याद कर लिया या बस का याद कर लिया तो बाकी तो सब घूम फिर के आपके पास आ ही जाएंगे, राइट। एग्जिट टाइम, कंप्लीशन टाइम, ये सब देख लेना, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं। चलो जी, हो गया दिस वन। नाउ एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लोगे, 6, 11, 10, 12, तो 10, 10, 20, 30, 39, 39 डिवाइडेड बाय 4, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग है ना, 936 हो जाएगा, देन 30 है, 725, 9.725 आएगा एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। चलो, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में, विच इज प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, ठीक है। अब फेयर गेम तो खेल ली, लेकिन कई बार ये भी सिचुएशन आती है कि कुछ चीजों को जल्दी खत्म करना है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि वीआईपी एंट्री जल्दी करनी है, हर जगह पे फेयर गेम नहीं चलता है, राइट। और घूसखोरी के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे भी एंट्री करवानी है प्रोसेसेस की, जिसकी प्रायोरिटी हाई उसको पहले एंट्री मिलेगी। इस केस में भी स्टारवेशन के चांसेस हैं, बेचारा गरीब आदमी या बेचारा जो दब के रहता है वो हमेशा ही सब उसको दबाते चले जाते हैं, वो हमेशा ही मरता है, राइट। तो यहाँ पे प्रायोरिटी में भी स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो आपकी होती है। बैच और इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए जहां पे मल्टीपल प्रोग्राम्स है, जब जो जिसकी प्रायोरिटी हाई है उनको पहले सीपीयू एलोकेट किया जाता है, ठीक है। और जिनकी प्रायोरिटी इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है, जैसे कि मिडिल क्लास, राइट। मिडिल क्लास में सब एक दूसरे को इक्वल ही ट्रीट करते हैं, है ना। नाउ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकती है, राइट। कि हम एक ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है उसके बाद अगर उससे भी हाई प्रायोरिटी आएगी तो हम प्रिम्प्ट कर दें। और एक केस ये भी हो सकता है कि नहीं, अगर हाई प्रायोरिटी या जो भी प्रोसेस प्रेजेंट टाइम में रनिंग कंडीशन में है वो खत्म होगा, फिर से हम क्यू में चेक करेंगे कि क्या कोई नया प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो तो नहीं आया, और फिर उस तरह से हम करेंगे जैसे हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में करते थे, राइट। उसी तरह से यहाँ पे वहां पे हम अराइवल टाइम देखते थे, यहाँ प्रायोरिटी देख के हम काम करेंगे, राइट। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि स्टारवेशन हो सकता है, राइट। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि मान लो बेचारा कोई जिसकी लो प्रायोरिटी है, उसकी तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना, उसका क्या कभी नंबर ही नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं, एजिंग। एजिंग का मतलब है कि हम ये करेंगे कि मान लो कोई प्रोसेस 15 मिनट से क्यू में है, तो हम हर 15 मिनट पे उसकी प्रायोरिटी +1 कर देंगे। उसकी प्रायोरिटी मान लो 0 थी, 1 कर दी 15 मिनट बाद, 20, फिर अगले 30 मिनट बाद उसकी 2 हो गई, फिर अगले 45 मिनट पे उसकी 3 हो गई। इस तरह कभी ना कभी तो उसका नंबर आ ही जाएगा, भले 1 घंटे में आए, है ना, बट एक टाइम तो डिफाइन हो जाएगा ना कि इतने घंटे बाद इसका नंबर आ जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं प्रायोरिटी बेस्ड, राइट। एक चीज बताओ, ब्लॉक लॉक हो गए हो क्या कि कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, कुछ भी कुछ बोल ही नहीं रहे हो, यस नो कुछ तो बोलो। हेलो, हो ना आप लोग, क्लास चल रही है ना, प्लीज एक बार बता दो। चंदन, अविनाश, जूही, चलो, मुझे लगा इसके बाद कोई कमेंट ही नहीं है। चलो जी, हाँ, जहां नहीं समझ में आए टॉपिक से रिलेटेड पूछ लेना। चलो चलो चलो, हाँ, सब सब हो एक्टिव हो।
अच्छा समझ रहे थे, नहीं वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो तो एजिंग समझ में आ गई कि एजिंग एग्जैक्टली क्या है, कि जिसकी प्रायोरिटी लो है 15 मिनट बाद अगर उसकी एक एक प्रायोरिटी बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी तो उसका नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, आनंद नहीं आता है ऐसे कैसे? ओके ग्रेट। तो ये हो गया प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग को भी एक कर लो, जैसे आपने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट किया था ना, वैसे ही प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का भी है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने जैसा नहीं है और आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए इसका एग्जाम्पल आई गेस मैंने नहीं लिखा था। देखो यहाँ पे प्रोसेस लिख लो, यहाँ पे आपका बर्स्ट टाइम लिख लो, और यहाँ पे प्रायोरिटी। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रिम्पशन करवा रही हूं आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ये यहां तक तो पहुंचेंगे भी नहीं आपके एग्जाम में। P1, P2, P3, P4 चार प्रोसेस है। बस टाइम मान लो इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 9 है। ठीक है, और प्रायोरिटी मतलब जिसका नंबर हाई उसकी प्रायोरिटी हाई। तो मान लो इसकी प्रायोरिटी है 4, इसकी प्रायोरिटी है 5, इसकी प्रायोरिटी है 1 और इसकी प्रायोरिटी है 3। तो सबसे पहले कौन रन करेगा? P1। अगर इसका हम जैन चार्ट बनाएं तो प्रायोरिटी बेसिस में हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले हाई प्रायोरिटी है P1 की। P1 रन करेगा, ठीक है, कितनी देर तक? 0 to 4। नेक्स्ट कौन रन करेगा? P4, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है 4, तो 4 + 9 13। नेक्स्ट कौन रन करेगा? P2, इसकी प्रायोरिटी है 3 मतलब 16। नेक्स्ट कौन है? P3, क्योंकि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी इसी की है, तो कितनी देर रन करेगा? 2। राइट, ये एक सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि अगर प्रायोरिटी बेसिस पे है तो कौन कब काम खत्म कर रहा है, कौन किस सीक्वेंस में रन कर रहा है। अब वेटिंग टाइम और ये सब चीजें आपको निकालना आता है, आप निकाल लेना। यहाँ पे वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम होगा, क्योंकि कोई किसी टाइप का कोई प्रिम्पशन नहीं हुआ। और टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम सेम होगा, क्योंकि किसी प्रकार का अराइवल टाइम नहीं दिया गया है। यहाँ पे इसको अगर कॉम्प्लेक्स करना होता है, जैसे कि आपका यूजीसी नेट में पूछते हैं या गेट में पूछते हैं, तो अराइवल टाइम भी दे देंगे साथ में और बोलेंगे इसको प्रिम्प्ट भी करना है। राइट, जैसे ही अराइवल टाइम आया और प्रिम्पशन भी आ गया तो हमें हर सेकंड चेक करना पड़ता है कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं क्यों में आया जिसकी प्रायोरिटी हाई है। राइट, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या उससे भी कॉम्प्लेक्स करना है तो। नाउ यहां पे अगर आपसे पूछा जाए वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 0 है। वेटिंग टाइम ऑफ P4 कितना है? 4 है। वेटिंग टाइम ऑफ P2 13 है। और वेटिंग टाइम ऑफ P3 कितना है? 16। राइट, टर्न अराउंड टाइम भी यही हो जाएगा। P1 का टर्न अराउंड टाइम है 4, P2 का है, P4 का है 13। एक सेकेंड, सॉरी गलत कर दिया। P4 का वेटिंग टाइम है 4, ठीक है। P2 का वेटिंग टाइम है 13, माय मिस्टेक, सॉरी। P3 का वेटिंग टाइम है 16 एंड P2 का वेटिंग टाइम, अरे यार वेट, P4 का है 4, ठीक है। P2 का है 13, सही तो किया था, एंड P3 का है 16। हाँ नहीं सही था। मैं P1 P2 P3 P4 पता नहीं कैसे माइंड में आ गया था, ठीक है। 4, ठीक है। देन P4 का है 4, ठीक है। P4 का टर्न अराउंड टाइम है 13, P2 का है 16 एंड P3 का है 18। चलो ठीक है, करेक्ट है। चलो जी, तो बस अब एवरेज वेटिंग टाइम और ये सब आप निकाल सकते हो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, समथिंग, है ना। नाउ नेक्स्ट, प्रायोरिटी के बाद जो स्केड्यूलिंग है वो आपकी है मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग दोनों ही आपको सिंपल बस वैसे पढ़नी है, थ्योरेटिकल, इसमें कोई भी वो नहीं करना है न्यूमेरिकल। राइट, समझ लो होता क्या है, यहां पे अलग अलग आपके पास क्या है, प्रोसेसेस हैं। राइट, हर प्रोसेस जैसे बैच, अगर कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनको एक साथ बैच में लगा दो
होता रहेगा काम, खत्म। बट जैसे अब एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ प्रोसेस ऐसी होंगी जो कि बैच सिस्टम पे काम करने, मतलब उनको एक साथ लगा दो, चलती रहेंगी, बहुत ज्यादा यूजर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल करना है, कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिनको इक्वली ट्रीट करना है, राइट। तो मल्टीपल प्रोसेस चलती हैं आपके सीपीयू पे, तो क्या करेंगे, उन प्रोसेस के बिहेवियर के बेसिस पे उनको अलग अलग क्यू में रख देंगे कि ये बैच प्रोसेसिंग है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगवा दो, ये आपकी, इनको फेयर सीपीयू, सबको इक्वली सीपीयू चाहिए, इसमें राउंड रॉबिन लगा दीजिए। तीसरा वाला है जहां पे प्रायोरिटी बेसिस पे सब प्रोसेस को रखा गया है, यहाँ पे प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग लगा दीजिए, राइट। तो इस तरह से अलग अलग क्यू बनाई और अलग अलग स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा के हमने काम कर दिया। और ये काम किसके अंदर कर रहे हैं, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में अगर 10 प्रोसेस है, उसमें से 3 प्रोसेस बैच के अंदर रख दी हमने, 2 प्रोसेस मान लीजिए प्रायोरिटी के अंदर आ गई, और अगली बची हुई 5 प्रोसेसेस हमने किसके अंदर रख दिया, राउंड रॉबिन के अंदर, ठीक है। तो वो हमने क्यू इस तरह से बना दिया, और उसके बाद हम हर प्रोसेस को डील कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जैसे ये जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें वही है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां पे प्रॉब्लम आएगी कई बार जो प्रोसेस लो प्रायोरिटी क्यू में रखी है, क्योंकि क्यू भी तो ऐसा होगा ना कि ये इस क्यू को पहले हैंडल करना है, इस क्यू को, मनीष अब नहीं बता रही मैं, इस क्लास को दोबारा से देखना, मतलब वही आप पता है क्या कर रहे हो कि पूरी रामायण सुनाने के बाद आप बोल रहे हो कि सीता किसका बाप था, काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना। पूरा राउंड रॉबिन खत्म करने के बाद आप पूछो व्हाट इज राउंड रॉबिन। अब ये आप इस क्लास को, जब ये क्लास अपलोड होगी तब देखना, और नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा पूछ लेना, ठीक है। आपके पास अगर आप ओल्ड बैच में हो तो एक बार पहले भी पढ़ चुके हो, ये दोबारा पढ़ रहे हो आप, ठीक है जी। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो सेम टाइम पे प्रोसेस कैसे होगा। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया है, इट मींस हम ये मानते हैं कि जो प्रोसेसेस क्यू में है वो सारी सेम टाइम पे ही आई हैं, उनका सबका अराइवल टाइम 0 है, राइट। क्योंकि जैसे मनीष जैसे लेट आए हैं, लेकिन कहीं भी टाइम नहीं लिखा ना कि मनीष कितने बजे आए हैं, तो मेरे लिए जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो सब ऑन टाइम ही, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे ज्वाइन किया है सबने, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हो इसको। चलो, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्केड्यूलिंग ओवरहेड कम है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम क्यूज में मूव नहीं कर रहे हैं। क्यू मतलब जो प्रोसेसेस है उनकी क्यू फिक्स कर दी और हमने सबकी अपनी अपनी स्केड्यूलिंग लगा दी और बहुत आराम से सिंपली वो काम कर रही है, राइट। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कई बार, क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल है, राइट, कई बार ऐसा होता है कि जो क्यू बेचारी सबसे नीचे रखी है उसकी उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है कि इस वाली क्यू की जो प्रोसेसेस है इसको थोड़ी देर बाद हम हैंडल कर लेंगे, या उसमें भी इन कुछ प्रोसेसेस हैं कि इसको हम पहले ऊपर वाली क्यू को हैंडल करो क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, नीचे वाली क्यू उतनी जरूरी नहीं है। तो इस तरह से होता यह है कि कुछ प्रोसेसेस स्टारवेशन की कंडीशन में चली जाती हैं, राइट। और क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल है, इसमें हम क्यू को चेंज नहीं कर सकते, जो प्रोसेस जिस क्यू में है उसी में रहेगी, हम क्यू को चेंज नहीं कर सकते प्रोसेस की। तो इस वजह से इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग। अब यहाँ पे क्या है, हम हर क्यू से फीडबैक भी ले रहे हैं, राइट, कि इस क्यू में इतनी प्रोसेसेस हैं। मान लीजिए लोअर प्रायोरिटी वाली जो क्यू है जिसमें मान लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा है, उसमें जो प्रोसेसेस है वो नहीं सर्व की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस क्यू का नंबर हाई कर देंगे, या जो प्रोसेस चाहिए कि ये बहुत देर से नहीं रन हो पा रही है तो उसकी हम क्या कर देंगे, एजिंग। एजिंग मतलब हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद उसकी एक प्रायोरिटी या एक क्यू ऊपर कर देंगे उसको, और जैसे ही एक क्यू ऊपर गई इट मींस कि उसकी प्रायोरिटी बढ़ गई एग्जीक्यूशन के लिए, राइट, और इस तरह से उसको सीपीयू भी मिल जाएगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का, कि अब हमारे पास फीडबैक भी है, अब प्रोसेसेस को हम क्यूज में ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्यूज को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू अलाउज प्रोसेसेस टू मूव बिटवीन डिफरेंट क्यूज, प्रोसेसेस आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर सीपीयू बर्स्ट बिहेवियर। जैसे
मान लो कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको फर्स्ट कम फर्स्ट चाहिए, बैच सिस्टम की हैं, कुछ इंटरैक्टिव सिस्टम्स की हैं, कुछ प्रायोरिटी बेसिस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं, राइट। CPU bound processes that use too much CPU time are moved to lower priority queues. वो अपना देख लेंगे कि सबसे नीचे हमने भेज दिया क्योंकि उनको सबसे ज्यादा CPU चाहिए। IO bound and interactive processes remain in higher priority, right? कि हमारा इस तरह से CPU भी यूटिलाइज होता रहेगा और इनपुट आउटपुट वाला काम भी साथ ही साथ चलता रहेगा। और जब कुछ स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम आने लगे तो हम क्या कर देंगे, एजिंग कर देंगे प्रोसेस की, राइट। iOS क्या है, सारे ही सिस्टम्स यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ iOS ही यूज करता है, सारे सिस्टम ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो जी, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल नहीं परसों मंडे को, और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। और हाँ, अगर आपको अपना कोर्स एक्सटेंड कराना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। हाँ जी प्रियेश, क्या करें, कमेंट नहीं देखने का मन करता मेरा। हाँ जी, डेली आपकी लगभग 5:30 से 6 के बीच में आपकी क्लास होती है। वेब का, हाँ वेब का इशू मैंने बोला तो है कि प्लीज आप व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम है। गुड नाइट। एरर था W412 नहीं होगा, क्या एरर था? अच्छा एक सेकेंड, लेट मी चेक। कहाँ पे वेटिंग टाइम 4 नहीं होगा भाई? P1 का बस टाइम 4 है, तो ये 4 पे ही तो खत्म हुआ ना P1, उसी टाइम पे तो ये स्टार्ट होगा प्रियेश, तो 4 क्यों नहीं होगा? P1 के बाद कौन सी प्रोसेस रन हुई है? P4, और जब P4 रन हो रहा है तो P1 खत्म हुआ, इसका बस टाइम 4 था, राइट। और जब ये खत्म हुआ उसके बाद ये रन करना स्टार्ट हुआ है, राइट, तो इसका टाइम क्या होगा? 4 ही तो होगा। टर्न, आप खुद सोचो, टर्न अराउंड टाइम कितना है? 13, राइट। 9 माइक्रोसेकंड उसने क्या यूज किया है? CPU। बचा कितना? राउंड रॉबिन, अच्छा एक सेकेंड, राउंड रॉबिन भी शायद इसी में है ना। P3, अच्छा P4 का कहा, P3 का 4, अच्छा 18 में से 6 माइनस करेंगे, 18 में से 6 माइनस करो तो 12 ही तो आता है भाई। हाँ, एवरेज वेटिंग टाइम हाई लो ऑफ कोर्स हो सकता है। यस प्रियेश, यहाँ पे देखिए ना, कहाँ बता रहे हो आप? P4 का वेटिंग टाइम देखो, टर्न अराउंड टाइम P4 का क्या है? 18 है ना। P4 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 18 है यहाँ पे, राइट, क्योंकि हमारे पास अराइवल टाइम तो दिया नहीं है, तो वही कंप्लीशन टाइम ही हो जाएगा। जब 18 है, 18 में से 6 माइनस कर दो, 12 ही तो आएगा, तो 12 ही तो है वेटिंग टाइम इसका, ठीक है। अब बताएं, बताइए। नहीं, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग ऐसे कैलकुलेट कीजिए, अच्छा ऐसे, एक सेकेंड, वैसे भी कैलकुलेट करके दी हूँ। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, ना कि रिड्यूस, ठीक है। मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग रिड्यूस करता है। चलो इससे कैलकुलेट करते हैं। देखो 0 to 2, P4 को सबसे पहले CPU कब मिला? तो मिला है 6 सेकेंड पे, तो 0 to 2 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 6 सेकेंड इसने यहां वेट किया है P4 ने, ठीक है। फिर P4 को बेचारे को 2 सेकेंड मिला यहां पे चांस, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक बेचारे ने क्या किया है? वेट। तो 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 मतलब 5 सेकेंड, यहाँ 5 माइक्रो सेकेंड यहाँ वेट किया इसने। उसके बाद फिर P4 को CPU मिल गया है 13 से 15 के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 से 16,
1 सेकंड, फिर P2 आ गया बीच में तो इसको उससे छीन लिया गया CPU, 1 सेकंड फिर इसने वेट किया, फिर आगे का पूरा टाइम उसी का हो गया, राइट। तो अब क्या प्रॉब्लम है, देखिए जैंट चार्ट से कैलकुलेट करिए, 6 5 11 1 12, 12 ही तो आ रहा है जी अंकिता, बिल्कुल ठीक है। अब क्लियर हो गया जैंट चार्ट से भी, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।